हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी आप लोग हों अच्छे हों और सुरक्षित रहें। चलिए हम लोग आते हैं बोर्ड पे और काम को देखते हैं। बीकॉम पार्ट 2 सेकेंड ईयर वालों की ये अगली क्लास है। पिछले वर्किंग डे पे या पिछले वीडियो में जो आपको काम मिला था उसमें आपने पाया कि आपके पेपर्स क्या क्या हैं और आपने उसमें ABC 3 ग्रुप के माध्यम से कुल 7 पेपर पाए। 7 पेपर यानी 2 पेपर पहले ग्रुप में, 2 पेपर दूसरे में और 3 पेपर तीसरे ग्रुप में। मिल गया आप सभी लोगों को। जिन लोगों को ना मिला हो वो लोग मेरा पुराना वीडियो देख लें, इससे पहले वाला। और मैं फिर से वही दीपक श्रीवास्तव या दीपक सर जो आपको बीकॉम सेकंड के बारे में आगे की काम बताने जा रहा हूँ। ज़रा देखें बोर्ड पे हम लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीकॉम पार्ट 2, दैट इज़ बीकॉम सेकंड ईयर। अब अगला नंबर आता है जो मैंने आपको 7 पेपर बताए थे, उसमें पेपर नंबर सेकंड जिसका नाम कास्ट अकाउंटिंग या हिंदी में कहते हैं लागत लेखांकन, और पेपर नंबर 4 इनकम टैक्स या पूरा नाम कहें तो इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, आयकर विधान एवं लेखे। कुल मिलाकर के 2 न्यूमेरिकल पेपर हो गए, पेपर नंबर सेकंड और पेपर नंबर 4। आज ये बारी है आपके पेपर नंबर सेकंड की। पेपर नंबर सेकंड है ये, उससे पहले लिखा है बीकॉम पार्ट 2 और पेपर नंबर सेकंड का नाम लिखा हुआ है कास्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन हिंदी में कहेंगे हम लोग। और ये सिलेबस पाठ्यक्रम मतलब हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। अगर ये ना पता हो तो पेपर के नाम से तो कुछ भी नहीं पता चलता है। पेपर का नाम हम लोग पढ़ते थे तो कास्ट अकाउंट हुआ करता था, पेपर का नाम आज कास्ट अकाउंटिंग है। क्या चेंज हुआ? कास्ट अकाउंट में कुछ ज़्यादा पढ़ते थे, कास्ट अकाउंट में थोड़ा सा कम हो गया। तो क्या इसको कहते हैं? पेपर का नाम से कुछ डिसाइड होगा? नहीं होगा। उसके जो अंदर बातें होती हैं उसको हम कहते हैं सिलेबस या पाठ्यक्रम। और ये पेपर नंबर सेकंड लिखा ही है एज वेल एज। ठीक है, इधर आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। देयर आर 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स इन योर सिलेबस। कुल 6 इकाइयाँ आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम में हैं। इन 6 इकाइयों में से मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे पड़ोसी को ये अधिकार होता है कि वो आपको डिस्टर्ब कर सके। आपके भी पड़ोस में होंगे, हमारे भी पड़ोस में होंगे, और क्लासरूम में भी जब ऑफलाइन में भी आप बैठे रहते हैं तो इस तरीके के ऑब्स्ट्रक्शंस आते रहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी उन समस्याओं को इग्नोर करना, मंजिल की तरफ ध्यान देना कि हमारा मंजिल क्या है। जैसे अर्जुन का ध्यान कहाँ पे था? मछली की आँख पे। वैसे ही हमारा ध्यान एक दूसरे के वीडियो यानी पिक्चर्स को देखना और आवाज़ों को सुनना और समझना, उस पर ध्यान देना। बाकी ऑब्स्ट्रक्शंस को थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से प्लेंटीफुल माहौल नहीं मिल सकता है। इसलिए उन्हीं परिस्थितियों में हम सभी एडजस्ट होने के वैसे भी हैबिचुअल रहते हैं, ज़्यादातर हम लोग आदी हो जाते हैं। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, और ये यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन से लिखा हुआ है, जिसको भूमिका कहते हैं। तो ये यूनिट नंबर 1 में जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है। किसी भी पेपर की जब शुरुआत होती है, इंट्रोडक्शन होता है, भूमिका होती है, तो उसमें जो काम है क्या क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ कास्ट अकाउंटिंग। नेचर, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा है। जैसे हम सभी का आप कोई न कोई स्वभाव होता है। कोई गुस्सैल होता है, कोई हंसमुख होता है, खुशदिल होता है, कोई एनर्जेटिक होता है, हमेशा जवां दिल मिलता है हमेशा। तो बहुत से लोगों के अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के भी अपने अपने नेचर होते हैं, स्वभाव होते हैं, प्रकृति होती है, जैसे हमारा नेचर भी है। तो ये नेचर एंड स्कोप, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व है, विस्तार है। कास्ट अकाउंटिंग यानी इस लागत लेखांकन के पेपर की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, और साथ ही साथ इसके क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व है। आगे देखें तो इसमें सेमीकोलन के बाद लिखा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशंस कर दीजिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, लागत की अवधारणा, किसी भी काम को करने से पहले हम उसका कुछ परसेप्शन लेके चलते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट, अवधारणा, कैसा होगा, क्या होगा, किस तरीके का होगा, ये बातें हमें सिखाती हैं कॉन्सेप्ट्स। और दूसरी बात है क्लासिफिकेशंस, बंटवारा कह लें, वर्गीकरण कह लें। उसके बाद सेमीकोलन के बाद है मेथड्स एंड टेक्निक्स, कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, कौन सी तकनीकी का प्रयोग करेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन स्थापना करना, कॉस्टिंग सिस्टम लागत सिस्टम यानी प्रणाली, लागत की जो प्रणाली है उसकी स्थापना करना। फिर क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, जो लागत अंकेक्षण ऑडिट, दैट इज वेरिफिकेशन। बीकॉम पार्ट 3 में भी जाएंगे तो आप एक पेपर पढ़ेंगे ऑडिटिंग का, ऑडिटिंग दैट मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, साधारण सा है। खातों की जांच पड़ताल करना ही अंकेक्षण कहलाता है। तो ऑडिट, और किसकी, कॉस्ट, कॉस्ट क्या, लागत, लागत क्या, इसके बारे में अभी बताएंगे, लेकिन पहले सिलेबस। तो देखें, पहली जो यूनिट हुई इंट्रोडक्शन की, इस इंट्रोडक्शन की यूनिट में आपका काम क्या हो गया, पूरा मैं पढ़ देता हूं, अगर मान लें दिखने में कुछ तकलीफ हो तो। नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशंस, मेथड्स एंड टेक्निक्स, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ये हो गई आपकी पहली यूनिट। चलते हम लोग यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 क्या कहता है, अब जब हम कॉस्ट के बारे में जानने जाते हैं ना, तो यहाँ से पहले मैं एक बार आपको पूरा सिलेबस पढ़ के बता देता हूँ, ताकि कुछ भी दिखने में समस्या हो तो वो समस्या दूर हो जाए, आप उसे समझ सकें। और इसलिए भी कि सभी लोगों के पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो सबसे पहले हमें हमारा सिलेबस, पाठ्यक्रम पता चले कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, मटेरियल सामग्री, मटेरियल क्या, सामग्री। पहले बताता हूं इधर, मटेरियल जो अकाउंटिंग फॉर मटेरियल है, यानी सामग्री का जो लेखांकन हमें करना है, उसमें क्या, मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, सामग्री का नियंत्रण के बारे में। कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऊपर बता चुका, क्या होता है, अवधारणा है, और क्या है, तकनीकियां। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज, एंड लास्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस। ठीक है, चलें मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताते हुए चलता हूं, फिर नीचे की तरफ हम लोग चलेंगे। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, जब हम कॉस्ट की इवैल्यूएशन करने जाते हैं, जिसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं खर्चा, व्यय, तो जो खर्चे हमारे होते हैं उन्हीं के लिए हमें यहाँ टर्म मिलता है लागत, जिसको हम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। दो तरीके की चीज़ों के बारे में हमें इवैल्यूएशन यहाँ पे करनी पड़ती है। एक तो हमारा होता है प्रोडक्ट, दैट इज ये मेरे हाथ में है, ये प्रोडक्ट है, या हिंदी में इसको उत्पाद कहते हैं। और दूसरी चीज होती है सर्विस, सेवा। अब ये सर्विस क्या है, आपको इस बोर्ड पे रोशनी दिखाई दे रही है, दैट इज ड्यू टू सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो सप्लाई हो रही है, आपूर्ति हो रही है, तो बिजली की सेवा जो हमें मिलती है, जिसके लिए हम पे करते हैं, दैट इज अ सर्विस, वह एक सेवा है, नॉट अ प्रोडक्ट। ये दो बातें हैं जिनकी हमें इवैल्यूएशन करनी पड़ती है। एक हुआ क्या, प्रोडक्ट, और एक क्या हुआ, सर्विस। प्रोडक्ट जिसको उत्पाद कहते हैं, और सर्विस जिसको सेवा कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में भी एक बेड अगर किसी को मिल गया तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस। हम कहीं होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठते हैं, वहाँ पे भी हमें सर्विस मिलती है। तो या फिर एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करते हैं हम लोग, उसमें भी सर्विस का पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो सर्विस और प्रोडक्ट, ये दो काम जिनकी हमें कॉस्ट इवैल्यूएट करनी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया मटेरियल।
मटेरियल कंट्रोल बाद में करेंगे, पहले मटेरियल। जैसे देखें ये एक मार्कर है, इस मार्कर को हमें बनाना है, सपोज दैट ये प्लास्टिक से बनता हो तो इसका इम्पोर्टेंट रोल हुआ। अब मटेरियल जो सामग्री हमारी लगनी है उसका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। इसमें हम ज़्यादा भी प्लास्टिक लगा के बना सकते हैं, कम भी बना के लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या होगा हमारे लिए ये बेहतर होगा कि ज़्यादा भी ना लगे कम भी ना लगे। तो क्या इसका पैमाना होगा? भाई पैमाना यही होगा कि हमें जितना ज़रूरत हो उतना ही यूटिलाइज करें। तो कंट्रोल, नियंत्रण हमेशा सभी के लिए अच्छा होता है। जैसे हमारे आपके ऊपर भी घर परिवार का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। पेरेंट्स होते हैं, किसी के भाई होंगे, किसी की बहन होंगी, किसी के दादा दादी होंगे, बहुत से लोग होंगे, इनके हमेशा बेनिफिट्स होते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर किया जाए तो मटेरियल कंट्रोल। कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, इसकी अवधारणा और तकनीकियाँ हर बात में आएंगी, बिना पढ़े नहीं पता चलेंगी। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज, सामग्री निर्गमन का ये क्या है? प्राइसिंग, मूल्यांकन कैसे करते हैं, इवैल्यूएशन या वैल्यूएशन जिसको आप कहते हैं, यानी जो मटेरियल हम इशू करेंगे। अब ये इशू करना क्या भला होती है? तो इशू करने से मतलब क्या होता है, समझिए पहली बात को। एक्चुअली होता क्या है, जब एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए या एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम मटेरियल को एक्वायर करते हैं, मतलब खरीदते हैं, प्राप्त करते हैं। जब मटेरियल हमारे पास आता है तो उसे स्टोर कर देते हैं, यानी इकट्ठा करके कहीं रख देते हैं। जब ये हम स्टोर करने का काम करते हैं तो वहाँ से हम टाइम टू टाइम अपने काम के लिए यूटिलाइज करते हैं। हो सकता है आपको ये पहले दिन में पहली बात में समझ में ना आ रहा हो, क्या कह रहे हैं सर, यहाँ से आएगा वहाँ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ जिससे आपको बात जल्दी से समझ में आ जाए। कैसे जल्दी से समझ में आ जाएगी? जो आपके रूटीन लाइफ में होने वाली चीज़ें हैं, अगर मैं उससे आपको कोरिलेट कर दूं तो जैसे देखें आप, अगर आप बात को समझें तो आपके अपने घर में खाने पीने के लिए, किचन को चलाने के लिए एक स्टोर की ज़रूरत होती है। वो स्टोर आपके किचन में ही हो सकता है, किचन के बाहर भी हो सकता है, या एक छोटी सी अलमारी, एक छोटा सा टाड़, कुछ भी बना हुआ है। तो क्या किया आपने, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप महीने भर का सामान ले आकर के रख लेते हैं। अब मान लीजिए आपने चीनी रख ली, महीने भर में आप 5 किलो चीनी की चाय पी जाते हैं घर परिवार वाले मिल करके, तो आपने चीनी को एक जगह पे स्टोर करके रख दिया। अब वो चीनी 1 महीने चलनी है, सपोज दैट किसी के यहाँ 3 महीने चलनी है, तो 3 महीने चलनी है तो हम ज़रूरत के हिसाब से ही वहाँ से निकाल के अपने लिए यूज़ करते जाते हैं। दैट इज इशू, इसी को हम कहते हैं निर्गमन। हमने चावल या आटे को एक ड्रम में इकट्ठा करके अपने घर में, स्टोर में या कहीं पे रख दिया है और वहाँ से अपनी ज़रूरत के लिए इस मीटिंग का उस मीटिंग का ले आकर के इस्तेमाल करके बनाते हैं। दैट इज इशू, इसी को कहते हैं निर्गमन। तो मटेरियल में भी इशू का रोल होता है। क्या होता है, कैसे होता है, सब तो सिलेबस पढ़ते समय ही समझ नहीं जाएंगे, लेकिन शुरुआत में कुछ बात भेजे में चली जाए इसलिए बता रहा हूँ। अगली बात, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस। सबको पता है कि मटेरियल का लॉस होता है। अगर मटेरियल का लॉस होता है तो उसके उपचार, रोकथाम की क्या व्यवस्था की जा सकती है, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट जो होंगे, उपचार होंगे, वो जानने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि मटेरियल अगर लॉस हो रहा है तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे ऐसे समझिए कि बाज़ार से आपने 5 किलो आलू खरीदा और अगर उसमें छिलके ना मिलते तो वो चलने वाले दिनों की संख्या ज़्यादा हो जाती, या फिर उससे ज़्यादा लोग सब्जी खा सकते थे। लेकिन वेस्टेज तो निकलता है ना, छिलका उसका उतारते हैं, तो वो जो हमारा वेस्टेज होता है, लॉसेज होता है, उसकी रोकथाम के लिए क्या है उपाय, ट्रीटमेंट। ये हो गई 2 यूनिट, मटेरियल से रिलेटेड दूसरी यूनिट, यानी ये पहला तो इंट्रोडक्शन का हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद इसकी क्लासिफिकेशन है, सॉरी एक्सपेंशन है। क्लासिफिकेशन भी सही है लेकिन एक्सपेंशन ही है, विस्तार के काम में है। तो यहाँ देखें, ये दूसरी कड़ी आती है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी आती है लेबर की। अगर देखें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ लेबर, ये भी एक श्रम है। अगर आपको कोई नौकरी करनी होती है तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ लेबर। तो लेबर
यानी श्रम करना, कार्य करना, ये लेबर की कैटेगरी में आता है। ये अलग बात है कि हम लोग आम भाषा में अपने यहाँ काम करने वाले जो दिहाड़ी वाले हैं, मिस्त्री हैं, मजदूर हैं या कोई और हैं, उनको हम लोग लेबर के नाम से जानते हैं। तो लेबर, लेबरर दोनों ही टर्म यूज होते हैं उनके लिए, लेकिन लेबर का मतलब श्रम भी हुआ। और ये देखिए, ये जो श्रम हुआ प्रोडक्ट बनाने में, अब ये बनाना है तो इसके लिए मटेरियल आपने खरीद लिया, तो क्या ये अपने आप से बन जाएगा? इसके लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। लेबर दो तरीके की यूटिलाइज होती है आज की डेट में, एक मैन पावर और दूसरी क्या, मशीन पावर। मैन पावर और मशीन पावर, यानी हम मैन पावर में आते हैं और ढेर सारी मशीनें होती हैं जिनके थ्रू एक प्रोडक्ट या सर्विस पॉसिबल होती है, बट दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ लेबर। तो लेबर के काम में यहाँ देखें, लेबर कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, क्रियाविधि उसकी क्या है, यानी श्रम लागत नियंत्रण की क्रियाविधि क्या है। लेबर टर्नओवर क्या कहते हैं टर्नओवर को, कितनी बार होता है, आवृत्ति जो होती है उसकी, लेबर टर्नओवर। हिंदी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही है। आइडल टाइम एंड ओवर टाइम, आइडल नॉट आइडियल, आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। आइडल टाइम को कहते हैं कार्यहीन समय। कार्यहीन समय का मतलब समझते हैं ना, बेकार समय। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठे, घर वालों ने कहा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, आपने कहा नहीं पढ़ रहा है, देखिए मोबाइल लेके बैठ गए और 2 घंटे दिन भर बैठे रहे। दिन भर में 2 घंटे आप पढ़ाई के लिए बैठे रहे, पता चला कि उसमें से आपने हाफ एन आवर किस काम में गुजार दिए, व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे या किसी और काम पे। तो कहा आपने कि हम पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल से, और मोबाइल से किसी और काम में यूटिलाइज कर लिया। तो जो प्रोडक्टिविटी नहीं आपकी हुई, दैट इज आइडल टाइम, कार्यहीन समय। चलिए, आपको अपना एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगा, खराब लगा, कि हो सकता है कि यही बातें आपको समझ में आए कि ये बातें तो ऐसे ही सर करते रहेंगे तो हम लोग के घर में हम लोगों के रेपुटेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए दूसरी बात कर देता हूँ। एक लेबर आपके यहाँ काम करने अगर आता है, दिहाड़ी वाला मजदूर ही, तो मान लीजिए सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वो ड्यूटी देता है, तो क्या वो 9 से 5 पूरे घंटे, वो 8 घंटे ड्यूटी दे सकता है? इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। बीइंग ए ह्यूमन नेचर देयर इज सम रिक्वायरमेंट। क्या ज़रूरतें पड़ती हैं भाई? उसे वॉशरूम जाना पड़ सकता है, उसे दोपहर के लंच के लिए रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सभी बातों को देखें तो ये आइडल टाइम में आएंगे। लेकिन आइडल टाइम भी 2 तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल आइडल टाइम होता है जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, और एक एबनॉर्मल होता है जिसको हम इग्नोर अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्मल आइडल टाइम क्या हुआ? अब किसी को 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अगर पानी पीना है, उठ के वहाँ से कहीं जा कर के पानी लेने में 5 मिनट लगता है, तो इट कांट बी इग्नोर। उसे वॉशरूम जाना है, इट कांट बी इग्नोर, नहीं इग्नोर कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ लोग बीड़ी पीने का शौक़ रखते हैं और वो काम करते हुए कुछ समय के लिए बीड़ी पीने चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या बीड़ी पीने वाले काम को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं? इट्स अ नॉट पार्ट, ये हमारा जनरल पार्ट नहीं होता है। उसके लिए तो नॉर्मल है जो पी रहा है, लेकिन हमारे काम वाले के लिए ये एब नॉर्मल सिचुएशन में आता है। तो दैट्स आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। अधिक समय, अधिक समय, अधिक समय अर्थ होता है, लेकिन शब्द इसका अधिक समय होता है, यानी समय से ज़्यादा, यानी जो लिमिट हमारी है, मान लीजिए 9 to 5 है, तो 9 to 5, 9 के पहले से आकर के 6 तक काम करता है, 9 से आकर के 5 के बाद काम करता है, यानी 5 to 6 जो भी उसकी लिमिट पहले से डिसाइडेड है, उसके बाद और उससे पहले से अगर वो काम करता है तो 8 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज ओवर टाइम। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, टाइम एंड पीस रेट्स। किस बात के लिए मेथड है, विधियाँ भैया? वेज पेमेंट, काम करोगे तो भुगतान होगा कि नहीं होगा, तो वेज पेमेंट यानी जो श्रम मजदूरी है उसका भुगतान। समय एंड क्या कह रहा है, पीस रेट्स। पीस का मतलब हो गया यूनिट बिहाफ पे, यानी प्रोडक्टिविटी अगर मान लीजिए संख्या में करते, भैया कितना दिन भर में तुमने बनाया, इतना बनाया, तो लो तुम्हारे इतने यूनिट्स हो गए, दैट इज पीस रेट। और दूसरा क्या हो गया, टाइम, जैसे मैंने कहा कि 9 to 5, ठीक। अच्छा, इंसेंटिव स्कीम्स। अब ये जो इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और आप अपने घर परिवार में भी सुने होंगे। इंसेंटिव कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या, ज़्यादातर जो सेल्स की जॉब होती है उसमें जो सैलरी बेसिक होती है, इंसेंटिव उससे ज़्यादा। इंसेंटिव दैट इज़ अ टाइप ऑफ कमीशन, यानी आपको प्रमोट करने के लिए, काम आप अच्छा करें। जैसे आपने कहीं पे ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा भैया हम आपको 8,000 रुपया महीना देंगे, और साल भर में अगर आपने 1 लाख रुपए की मार्कर बेच दी तो आपको कमीशन भी देंगे 10%। समझिएगा, तो 1 लाख की आपने बेची,
तो 10% यानी कितना हो गया 10,000 रुपये, और 8,000 रुपये आपकी सैलरी, मतलब कुल मिला के मिलेगा आपको 18,000 रुपये। आपने कहा कि अरे यार इसको तो और बढ़ा देते हैं, जब हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है, ये तो हमारा बढ़ेगा इंसेंटिव। तो इंसेंटिव पता चला आपने महीने में खूब काम किया, मेहनत की इधर की, और अगले महीने में 3 लाख की सेल की, तो 3 लाख पे 10% 30,000, और आपको जो बेसिक पे मिलनी थी वो 8,000 आपकी कांस्टेंट पड़ी हुई है, तो वो 30 और प्लस 8, तो दैट इज इंसेंटिव। और इसकी स्कीम्स क्या योजनाएं होती हैं। 4th यूनिट अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय क्या है भैया, मटेरियल हुआ, लेबर हुआ, और क्या बचा ओवरहेड्स। यानी 3 सिचुएशंस वैसे नॉर्मली आती हैं। वैसे तो घुमा फिरा के कास्ट को कई तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, और एक्सप्लेन किया जा सकता है, और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जरा समझिए उसी में एक बात। एक तो पॉइंट हमारा मटेरियल, दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ लेबर, और तीसरा पॉइंट क्या हुआ ओवरहेड्स। ये 3 बातें हमने समझ ली, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तो हमारी कॉस्ट हो गई। अब ये ओवरहेड्स जो तीसरा पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। समझिएगा, बंटवारा विभाजन के लिए है, विभागीकरण के लिए। देखा होगा आपने, कई दुकानों में जाते होंगे तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उन्हें अलग अलग बांट दिया जाए। जैसे मान लीजिए किसी एक जनरल स्टोर में आप घूमें, या फिर कहीं पे किसी मॉल में चले गए, वहाँ पे एक सेगमेंट बचा हुआ, भैया इधर नमकीन बिस्किट मिलेगा, इधर बच्चों के खेल खिलौने का सामान मिलेगा, उधर वो आपको कॉस्मेटिक का सामान मिलेगा, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये देखिए विभागीकरण हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, कितना लगना, एब्जॉर्ब होना, अवशोषित होना जिसे कहते हैं। एब्जॉर्प्शन यानी चार्ज होना, कितना कॉस्ट उसकी क्या आएगी ओवरहेड की वो। डिटर्मिनेशन निर्धारण करना, एसर्टेनमेंट ऑफ ओवरहेड रेट्स, रेट भी तो होगा हर चीज का। जैसे हम आम खरीदने चले जाएंगे, केला खरीदने चले जाएंगे, दाल खरीदने चले जाएंगे, आलू खरीदने चले जाएंगे, सभी के अपने रेट्स होते हैं, दर। तो किस दर पर उनका निर्धारण होगा। फिर अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर ओवर, अंडर न्यून हो गया, ओवर अधिक हो गया। एब्जॉर्प्शन अवशोषण होना, यानी न्यून अवशोषण और अधिक अवशोषण। एंड इट्स ट्रीटमेंट, कम होना भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं। कम होने से क्या मतलब है, आप क्वालिटी ना खराब कर दें। इसको पता चला कि अब हम इसको लिख रहे हैं और लिखते हुए ये हाथ से दब के टूट गया, मटेरियल तो हमने इसमें कम डाला, न्यून तो हुआ। अब उसके फायदे क्या हुआ, मेरी नज़र में इसकी इमेज खराब हो गई। मैंने कहा अरे यार बड़ा घटिया प्रोडक्ट मैं लिख रहा था, और दिन कौन सा था, सपोज दैट आज तो नहीं है, मान लीजिए दिन था संडे, और ये टूट गया और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ और दिन भर बैठा हूँ क्योंकि दुकानें बंद है। अब सभी को पता है कि सैटरडे और संडे लॉकडाउन चल रहा है, तो भैया अब हम कहीं से ले नहीं सकते, वी हैव टू वेट, इंतजार करना पड़ेगा मंडे का, तो तक मंडे का वेट करो। मतलब इसकी इमेज तो खराब हो गई। फिर मैं इसे दिखाएगा भी दुकानदार, फिर नहीं बेकार है, बेकार। चलो तो देखो, इसके बाद आते हैं यूनिट 5 पे, कहता है कॉस्ट एसर्टेनमेंट। और ये कॉस्ट एसर्टेनमेंट, एसर्टेनमेंट दैट इज डिटर्मिनेशन, निर्धारण, मतलब कैलकुलेशन, सामान्य भाषा में वैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। तो कैसे करते हैं देखें, ये क्या है। अब ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक में बहुत बहुत काम दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग इकाई लागत लेखांकन कहते हैं। जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये पूरा एक सेगमेंट है इतना, इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ सेमीकोलन है लेकिन केवल यहाँ पे कॉमा है, फिर एंड है। जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये सब एक साथ है। फिर देखो आप इधर, अच्छा मैं बता देता हूँ, जॉब उपकार्य को कहते हैं, बैच समूह को कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, ठेका को। तो ठेका लागत इधर हो गया क्या, उपकार्य की लागत, इधर बैच समूह की लागत। ये एक टॉपिक है, इसके बारे में बताऊंगा तब। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में भी बताया ना कि 2 तरीके की कॉस्ट को हमें इवेलुएट करना पड़ता है, एक प्रोडक्ट के बारे में और दूसरा किसके बारे में, सर्विस के बारे में। तो जो प्रोडक्ट हमारा है और जो सर्विस हमारी है, उन्हीं में से सर्विस का ये एग्जाम्पल है। क्या है ये, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत लेखांकन, परिचालन लागत लेखांकन। ठीक है, ये देखें प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस प्रक्रिया, जैसे कोई भी काम होता है ना तो कई स्टेप में होता है, कई स्टेप में होता है। जैसे कुछ आप देखिए, आपका घर बनना है, ठीक है, चलो घर बन गया, कमरे का प्लास्टर हो गया, प्लास्टर होगा, फिर उस पर मान लो कि आप पुट्टी लगाते हो,
देखिए स्टेप समझिए, प्रोसीजर समझिए, फिर आप उस पर पेंट लगाते हो। तो ये क्या है भैया, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब एक प्रोडक्ट को बनाना है तो इसकी एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकती है। प्रोसेस होना मतलब स्टेप, कंजिक्यूटिव, लगातार, कंजिक्यूटिव लगातार, मतलब एक स्टेप हमने करा, मान लो कि एक स्टेप हमने प्लास्टिक लिया, पहले तो प्लास्टिक हुई रॉ मटेरियल, और उसको हमने ये ढांचा, स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। जैसे देखिए ईंटा बनाना होगा, ब्रिक मेकिंग का जो काम होता है, उसके लिए आपने मिट्टी ली, मिट्टी को डिज़ाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका मॉड्यूल फाइनल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस काम के लिए यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, ये कहाँ चला गया, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, प्रक्रिया लागत लेखांकन। तो हमने इसकी जो शेप है ये बना लिया। अब फिर उसके बाद भैया इसमें क्या है, अंदर है, इसके अंदर भी होगा ना कुछ, ये देखो आप, तो इसके अंदर वाला दूसरे में बना लिया, आगे बढ़ा दिया, फिर ये नीब लगा के तीसरे वाले में बना दिया, आगे बढ़ा दिया। नाउ इट इज़ अ कंप्लीट प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करना है भैया, इंक डालो, यूज़ करो। तो 3 स्टेप में काम हो गया। 3 स्टेप इसलिए भी नाम लिया कि आपके यहाँ मैक्सिमम 3 स्टेप का ही काम है, ठीक। तो प्रोसेस कॉस्टिंग। आगे कह रहा है एक्सक्लूडिंग। वैसे तो जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोग सोचते थे कि एक्सक्लूडिंग जब छोड़ के है तो काहे बता रहा है भैया, लेकिन नहीं, जानना इसलिए है क्योंकि आपके पास बुक जो मैं बताऊं उसके अलावा भी कोई और हो सकती है, और एडवांस स्टडीज़ के नाम पे आपके घर परिवार में भी कोई पढ़ाई किया हुआ है, कोई एडवांस हायर स्टडी में है, तो वो भी आपको चीज़ें, तो वहाँ से आपको क्या नहीं पढ़ना है, मतलब यहाँ पे टाइम आपको सेव करना है। एक्सक्लूडिंग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से दूसरे से तीसरे के बीच में जो प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें छोड़ करके पढ़ना, उनके प्रॉफिट की इवैल्यूएशन के बारे में आपको पढ़ाई नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं। एंड जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, संयुक्त एवं उपोत्पाद। संयुक्त एवं उपोत्पाद, हिंदी थोड़ी जटिल है, कठिन है, मुश्किल है। संयुक्त मतलब जैसे देखें, एक एग्जाम्पल होता है ना, देखें आप लोग यहाँ भी अगर रहने वाले हों, गाँव से भी हों, तो देखते होंगे शुगर केन, गन्ना, गन्ने की पेराई करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, निचोड़ना कहते हैं। तो गन्ने को मशीन में डाला, उसमें से जूस बाहर आ गया, रस, जूस, अलग अलग सब बोलते हैं लोग, बात तो एक ही है। तो उसके अलावा एक और चीज़, बगैस, खोइया कहते हैं, बगैस, इट मे बी यूटिलाइज, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, उससे पेपर बनाते हैं। तो हम क्या जा रहे थे, जूस पीने, गन्ने का जूस पीने। क्या हम पेपर के लिए जो बेस उसका बनना था, वेस्टेज जो बगैस तैयार होना था, क्या हम उसे रोक पाएंगे? नहीं। तो दिस इज बाई प्रोडक्ट, उसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन पहले शुगर जो था, शुगर केन, सॉरी, जो शुगर केन था, वो शुगर केन क्या था हमारा, जॉइंट था। उसी में से जूस भी निकल गया, उसी में से बगैस भी निकल गया, तो वो जॉइंट हुआ। और जो बगैस आपका निकला, यानी जूस से आप चाहें तो क्या बना सकते हैं, जूस से आपको गुड़ बनाना है, भेली बनानी है, चीनी बनानी है, आप बना लेंगे। और बाई प्रोडक्ट से आपको पेपर बनाना है। या जैसे एक और चीज़ आती है मोलेसिस, मोलेसिस महिया कहते हैं। जब ये प्रोसेस करते हैं ना, तो उसी प्रोसेस में जो मोलेसिस होता है उससे एल्कोहल बनती है, तो दैट इज आल्सो बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट और जो मेन प्रोडक्ट वैसे यहाँ लिखा नहीं है, तो जो मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में अंतर ये होता है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो मोर वैल्यूएबल होता है, उसे मेन प्रोडक्ट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि एक ही में से वो कई चीज़ें बनती हैं जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, रोकने का काम नहीं कर सकते। जैसे देखिए, घर में अगर आप फर्नीचर बनवा रहे हैं और आपने लकड़ी मंगवाई हुई है, तो लकड़ी में से कुछ लकड़ियां निकलती जाएंगी। सपोज दैट आप उन्हें यूटिलाइज करके कुछ बनाने का काम करते हैं, तो दैट मस्ट बी ट्रीटेड आर कॉल्ड एज बाई प्रोडक्ट, वो बाई प्रोडक्ट ही कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट द लास्ट यूनिट नंबर 6, छठी यूनिट क्या है भैया, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स अभी कॉस्ट रिकॉर्ड जो करना है, उसमें 2 पॉइंट देखें, इधर दिख रहा है, एक इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, हिंदी क्या है। वैसे इस टॉपिक से बहुत कुछ नहीं रहता है, थियरी का हो सकता है क्वेश्चन कुछ पुटअप हो। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा ना एडवांस स्टडीज़ के लिए यूटिलाइज होता है, पीजी सेक्शन के लिए यूटिलाइज होता है, चूँकि टच में नहीं रहता है तो इसलिए। तो
कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मतलब आपके सिलेबस से ऊपर की चीज, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट मतलब लागत और फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब वित्तीय लेखांकन। बीकॉम पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स, नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए यहाँ टर्म है फाइनेंशियल अकाउंट और दूसरा क्या है कॉस्ट, यानी कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, सो इट इज नोन एज कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये अब देखिए इसमें जो है कुल मिलाकर के अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो एक टॉपिक ये मिलता है हमारा प्राइसिंग का। देखिएगा ये एक न्यूमेरिकल टॉपिक बन जाता है मटेरियल इशू करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो वहाँ से देखते हैं ढेर सारा न्यूमेरिकल का टॉपिक ये हमें मिलता है, यूनिट कॉस्टिंग, ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पूरा चैप्टर ये इतना लेकर के, ये देखें ये क्या है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग है, ठीक है, ये पूरा 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 चैप्टर। और फिर ये देखें रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। तो कुछ थियरी के काम है, हाँ ये ज़रूर है कि आप न्यूमेरिकल का काम तभी पढ़ पाएंगे जब आपको थियरी की नॉलेज होगी। हाँ ये भी पक्की सी बात है कि आपको पूरा सिलेबस एक इंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ाता है, और वैसे भी आप जिस क्लास में आ गए ना यहाँ पे लेक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो लेक्चर्स को कितना आप एब्जॉर्व कर पाते हैं, ओवरहेड तो बाद में एब्जॉर्व करेगा, पहले आप कितना एब्जॉर्व कर पाते हैं। तो आप लेक्चर्स को एब्जॉर्व करिए, यूटिलाइज करिए, उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करिए। दैट मीन्स आपकी भी डिपेंडेंसी केवल और केवल इस बात पे नहीं है कि हमने बोर्ड से देख लिया और यहाँ पे जो लिखा हुआ है सर इसी से काम हो गया, नहीं हो सकता है, नेवर, कभी नहीं हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट वे है, आपको स्टडी करनी पड़ेगी और डिपेंडेंसी अपनी बुक पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम जैसे घर में सब्जी ले आते हैं ना तो ढेर सारी बातें उसमें से निकाल देते हैं, सब खा नहीं जाते हैं, उसमें से वेस्टेज निकलता ही निकलता है। वैसे ही एक सिलेबस में से पूरा 100% नहीं पढ़ना होता है। तो जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलते जाता है कि कैसे किस टॉपिक को इग्नोर करते हुए, लाइटली देखते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन देखना तो पड़ेगा, शुरुआत करने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका पेपर नंबर 2 का सिलेबस, ठीक है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा काम और करते हैं, साफ करता हूँ इसको। हो गया सबका, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। कोई समस्या हो तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का काम बचे ना, ठीक है। जल्दी कर रहा हूँ। लाइव जैसी ही क्लास है, कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, बोर्ड को इरेज करना भी मिस नहीं हो रहा है। तो आप फील केवल करते रहिए कि लाइव क्लास में ही बैठे हैं, और बाकी इंटरेक्शन के लिए आप यहाँ देख लीजिए और यहाँ देख लीजिए, दोनों जगह से जुड़ जाएंगे कि आप क्लास में हैं। माहौल बना लीजिए अपने बैठ के पढ़ने का। अगर प्रॉपरली आपको ऐसे ही बिना ईयरफोन के सुनाई दे जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको ज़रा सा दिक्कत लगती है तो ईयरफोन लगा लीजिए, और वॉल्यूम को बहुत रेज ना करिए, कम करके पढ़िए, ठीक है, जैसे आप माइंड सेट कर पाएँ। चलिए देखते हैं हम लोग इधर। तो मैं शुरुआत कर रहा था यहाँ पे कॉस्ट के बारे में। अब मैं आपको जो कॉस्ट बता रहा हूँ, लागत बता रहा हूँ, इसकी जनरल मीनिंग हो गई एक्सपेंस से, खर्चों से, ठीक है। चलो एक्सपेंसेस, खर्चे होगा। अब यही मेन है, इसमें जो हमारे फैक्टर हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो देखो जो सिलेबस हमारा बताता है, सिलेबस कह रहा है कि भैया ठीक है मटेरियल लगा दो, ठीक है, हमने कहा लगा देते हैं। कहा लेबर लगा दो, हमने कहा लगा दिया। फिर कहा कि ओवरहेड लगा दो, बचा खुचा काम खत्म, हमने कहा वेरी गुड, लगा दिया सब।
तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से कॉस्ट बन गई। लेकिन ये बच्चे के समझ में तुरंत आ जाए ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अभी तो इनके बारे में वो कुछ जानता नहीं रहता है या कुछ जानने की कोशिश करता रहता है। तो देखो ये जो लागत है ये क्यों हम जान रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने पकड़ा कॉस्ट, और मैंने जैसा आपसे कहा कि भाई देखो कॉस्ट यानी सामान्य भाषा में समझिए कि एक्सपेंसेज यानी व्यय, लागत। तो जब हमें लागत यानी खर्चे की ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी? जैसे हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो हमारे कुछ चार्जेस होंगे, कुछ एक्सपेंसेज होंगे, दैट इज़ कॉस्ट, लागत। अब हम ये बाज़ार से खरीदने गए, मान लीजिए यहाँ से हम चले गए 30 किलोमीटर दूर ये मार्कर मिलता हो, तो 30 किलोमीटर दूर जाने में और आने में मेरे कुछ चार्जेस लगेंगे कि नहीं चलेंगे? कि मिल्खा सिंह तो है नहीं कि हम दौड़ते हुए चले जाएंगे और दौड़ते हुए चले आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए 30 किलोमीटर जाने और आने में जो हमारे चार्जेस लगे, अगर हमारे पास बाइक है तो पेट्रोल लगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला है तो लगा, या फिर अगर हमने ऑटो पकड़ लिया, कोई बस पकड़ ली, तो हमारे जो चार्जेस लगे, ठीक है। मान लो हमारा 20 रुपया खर्चा हो गया, ठीक है। आजकल लोग बता रहे हैं कि सर बहुत ऑटो का किराया हो रहा है, बढ़ गया है, बड़ा अच्छा है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ किराया हो रहा है, खूब बच रहा है हम लोगों का, ठीक है, बचाइए खूब। तो देखिए दैट इज़ अ टाइप ऑफ कॉस्ट, वो भी एक लागत है आपके आने जाने की, जिसमें सेविंग हो रही है, बचत हो रही है, ठीक है। बचा लीजिए, बचा के रखे रहिए, मिलेंगे तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, इधर देखिए, तो यहाँ देखिए कॉस्ट, लागत। अब इस लागत में जो आपको समझना है, दो के बारे में आपका कोर्स है। एक क्या है, ये प्रोडक्ट, और दूसरी क्या है, सर्विस, ठीक। अब प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट्स हो जाएगा और सर्विस सर्विसेज हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट में जब आप आएंगे तो आपके पास बहुत से एग्जाम्पल हैं, मतलब दुनिया ही पटी है प्रोडक्ट से। आप मोबाइल देख रहे हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट। अगर आपने हेडफोन, ईयरफोन लगा रखा है तो दैट इज अ प्रोडक्ट। अगर मैं मार्कर से लिख रहा हूं तो दैट इज अ प्रोडक्ट। और अगर मैंने ये शर्ट पहनी है तो दैट इज अ प्रोडक्ट। मतलब कितना कितना बताऊं। और ये देखो सर्विस, आपके घर पे गैस आती है ना, और जब सिलेंडर में से खत्म हो जाती है तो फिर से आएगा, रिफिल करके चला जाएगा, तो दैट इज सर्विस, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट। आपने कंज्यूम किया, खत्म हो गया, कहीं पे विजिबल नहीं है, कहीं पे ट्रांसफरेबल नहीं है कि आप उसमें से गैस निकाल करके किसी को ऐसे उड़ा उड़ा के दे दो। उड़ा ज़्यादा सूंघ लोगे तो उलट जाओगे। दूसरा देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ना हो तो काम ही नहीं चलता आजकल। बिजली सप्लाई, एक हॉस्पिटल में यानी हॉस्पिटैलिटी, एक हॉस्पिटल में बेड मिलना, तो वो भी एक क्या है, सर्विस है। या फिर आप रोड ट्रांसपोर्ट या फिर रेल ट्रांसपोर्ट या फिर एयरवेज के थ्रू जो सर्विसेज पाते हैं, तो ये हमारा हुआ क्या, ये, ठीक है। और भी बहुत से हैं, जैसे एंटरटेनमेंट है, मान लीजिए सिनेमा ही कह दिया भैया, सिनेमा जा रहा है देखने, तो दैट इज सर्विस, वहाँ सर्विस मिल रही है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का टिकट कटाइए, पिक्चर देखिए, घर आ जाइए। क्या लेके आए, कुछ नहीं, देख क्या है पिक्चर, कहाँ है दिखाओ, वो तो इसमें अंदर है, यहाँ घुसा हुआ, तो दैट इज सर्विस। ये दोनों बातें हैं। अब इन्हीं के लिए ये सब इम्प्लीमेंट है, यानी पूरा चैप्टर आपका इसी बात पे है, कॉस्ट। और किस बात पे, इन दोनों के बारे में। प्रोडक्ट, सॉरी चैप्टर मैंने कह दिया गलती से, पूरा पेपर इसी बात पे है, प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। अपनी कही गई गलतियां ना, करी गई गलतियां जल्दी से याद नहीं आती हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि हमने क्या कहा, और होती रहती है, बीइंग ह्यूमन नेचर, कुछ न कुछ निकलता रहता है, स्लिप ऑफ टंग भी होता रहता है, जबान फिसलती रहती है। अब जबान फिसलने का मतलब उस पर आए हुए शब्द फिसल जाना, जबान फिसल के बाहर तो आ नहीं जाएगी। तो देखो ये प्रोडक्ट, ये सर्विस, इन्हीं को बनाना है। अब ये जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की हम बात कर रहे थे, इनको जानने के लिए एक दूसरा भी तरीका है अपने पास। और ये तरीका क्या है
कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो एक और नई बात आई। कैसे भैया? कह रहे कॉस्ट, तो कह रहे कॉस्ट और कैसे जान सकते हो, तो कह है ना तरीका, जो ऊपर आपने बताया उसको छोड़ दो। ये देखो दूसरा तरीका, वन इज़ डायरेक्ट एंड अदर इज़ इनडायरेक्ट। अब एक्चुअली सबकी सिचुएशंस होती हैं, और आप जब बड़े क्लास में पढ़ते हैं ना, तो ये बात आपको समझनी ही पड़ती है, थोड़ा बड़ा बनना पड़ता है। केवल शरीर से बड़ा होने से काम नहीं चलता है, दिमाग जो दिखाई नहीं देता है उसको भी डेवलप करना पड़ता है, और सीखने समझने की ललक होगी तो होता रहता है, सबका होता रहता है। तो कॉस्ट में डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष भी, सिंपल सी बात है। प्रत्यक्ष मतलब विच कैन बी सीन, अप्रत्यक्ष विच कांट बी सीन, जो दिखाई दे रहा हो, जो न दिखाई दे रहा हो। लेकिन नहीं, ये तो टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है, दृश्यवान अदृश्यवान। तो ये फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चे क्या होते हैं? कैसे हम कहें कि कौन सा खर्चा इस मार्कर को बनाने में डायरेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट होगा? तो आप चूंकि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में है नहीं, इसलिए आप इतना देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप समझ जरूर जाएं। देखिए, जब हम बनाने का काम करते हैं, बनाने से मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन का काम करते हैं तो प्रोडक्शन में एक लार्ज यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। क्यों करते हैं लार्ज यूनिट का प्रोडक्शन? अब फिर उसके लिए एक नई बात आएगी कि भैया देखो, हमारे खर्चे दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड नेचर का और दूसरा वेरिएबल नेचर का। खर्चा बोले तो कॉस्ट, यानी खर्चे हमारे दो नेचर के हो गए, एक फिक्स्ड और दूसरा क्या, वेरिएबल। फिक्स्ड कहते हैं स्थिर या स्थायी को, और वेरिएबल कहते हैं परिवर्तनशील को। नाम से ही क्लियर होता है कि एक फिक्स्ड है, स्थिर है, इतना लगेगा। ठीक है, हमने कहा कि जाओ भैया तुम जरा टहल के आओ चौक, तो कह देखो यहाँ चौक से यहाँ जाने का और आने का 20 रुपया तो लगेगा। तो कह अच्छा ये तो फिक्स्ड हो गया। तो वेरिएबल क्या है? अब वेरिएबल ये है कि मान लो हम जा रहे थे, चाट वाला ठेला लगाया था तो खा लिए फुल्की, तो वेरिएबल कैसे हुआ? क्या 10 खाए 20 रुपये में, तो मन कर गया 20 खाएं तो 40 रुपये में, यानी बढ़ रहा है, घट रहा है। नहीं खाए नहीं लगा, लेकिन आए गए तो लगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जानने का सबसे आसान और बेहतर तरीका है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ लो ना, ये क्लियर नहीं करता है। मैंने भी अपने छात्र जीवन में जब पढ़ा था तो मुझे कभी नहीं समझ में आया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो मैंने बेस बनाया और बाकी चीज़ें मैंने पढ़ी, और पढ़ाने वाले समय में मैंने जितना कुछ सीखा और पढ़ करके पाया या अलग अलग, उसके लिए मुझे जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बुक लगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलने वाली बुक थी। मुझे राइटर का नाम नहीं याद है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी थी, और वहीं से मैं ये पॉइंट क्लियर कर पाया कि हम कैसे ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिस्टिंग्विश करने का सबसे आसान और बेसिक तरीका, सबसे आसान बेसिक क्या करें, हम पर यूनिट पे जाएं, पर यूनिट, ठीक है, प्रति इकाई, एक इकाई जिसको कहते हैं, यहाँ जाएं, पर यूनिट, दोनों में जाएं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने मार्कर बनाना है, हमने अच्छा हाँ, मैं आपको बता रहा था कि फिक्स्ड और वेरिएबल। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, वो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा दी देती है और घटा भी देती है। लेकिन कैसे, जरा उसे थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए कि जहाँ पे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये एक फैक्ट्री, और इसका किराया जो है महीने भर का 50,000 रुपये है। ठीक है, 50,000, चलो एक दिन का मान लेते हैं, जल्दी से समझ में आ जाए। तो एक दिन में मुझे 5,000 रुपये अगर मान लो किराया देना है, एक दिन में 5,000 रुपये, और यहाँ पे मैं जो काम करवाता हूँ उस काम में मेरा 10,000 रुपया और लग गया, तो कुल कॉस्ट कितनी आई? 15,000 खर्चा किया, यानी मार्कर बनाने में हमने एक दिन में 15,000 खर्चा किया। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। सपोज दैट कि आप 100 मार्कर बनाए, तो 15,000 में 100 से भाग दे दो, तो एक मार्कर की कॉस्ट कितनी आई? 150 रुपये आई। 100 से अगर आपने भाग दे दिया, 2 जीरो गायब हो गया, 150 रुपये के एक मार्कर की कॉस्ट आई। जरा समझिएगा, अगर उसी 5,000 किराए वाले दिन मैंने 100 की बजाय 500 मार्कर बना लिया, कितना बना लिया? 500 मार्कर बना लिया, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट की पर यूनिट वैल्यू है वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। ये किसके कारण हुआ? ये जो वेरिएबल और फिक्स्ड होता है इसके कारण होता है। यानी अब वेरिएबल, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमारी कॉस्ट को बढ़ा भी सकती है। कैसे बढ़ा सकती है?
सपोज करो कि हमने दिन भर में 1 यूनिट बनाई, तो भी हमारा खर्चा कितना लगेगा? 5,000 रुपये ही आएगा। और मैंने जो पहला एग्जांपल बताया 150 रुपये आ रहा था, यानी फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो, जितना ह्यूज प्रोडक्शन, ह्यूज यानी ज़्यादा बड़ा उत्पादन करना, ज़्यादा प्रोडक्शन, जो ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट यानी कांस्टेंट है, इतनी तो लगनी है, इतनी तय है। अब आप वेरिएबल का मतलब इकाइयों के हिसाब से, जितना हम मार्कर बनाएंगे उतनी इसमें प्लास्टिक लगेगी, नहीं बनाएंगे नहीं लगेगी, लेकिन किराया तो हमें देना ही पड़ेगा, ये फिक्स्ड है। अब हम जितना ज़्यादा बनाएंगे तो किराए को उतनी संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? पर यूनिट की कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये जो कॉस्ट होती है, या जिसके लिए हम आगे बातें पढ़ते हैं, जैसे देखिए ये बचपन में हमने पढ़ा होगा कॉस्ट, और एक बात पढ़ी होगी क्या? प्रॉफिट, और तीसरी बात क्या पढ़ी होगी? सेल्स। ठीक है, जरा देखिएगा, ये लागत, ये लाभ और ये बिक्री, 3 बातें। अगर आप देखें तो इन दोनों को जोड़ दें तो ये सेल्स आ जाता है। यानी सेल्स जानने के लिए 2 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक कॉस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी मार्जिन मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि भैया उसे कितना लेना है, लेकिन ये जो कॉस्ट है ये वो डिसाइड करने के लिए ढेर सारी एनालिसिस चाहता है कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाने घटाने का काम कर सकते हैं। बढ़ाने घटाने का कहने से मतलब कोई बढ़ाना तो चाहेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बढ़ाना नहीं चाहता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट लोग बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि उनके लिए जो अफोर्डेबल कस्टमर्स होते हैं वो कम होते हैं। तो जनरल फिनोमिना में अगर हम समझें तो कॉस्ट की इवैल्यूएशन के लिए अगर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझना है तो पर यूनिट जो हमें दिखाई दे रहा है, अब ये जो प्रति इकाई लागत हमें दिखाई दे रही है, इस प्रति इकाई लागत से हम कैसे समझें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब ये पर यूनिट की जो कॉस्ट होती है ये एक्चुअल बेसिस पे होती है। किस बेसिस पे? एक्चुअल बेसिस पे। ओ जैसा लग रहा है। और ये जो होती है ये एवरेज बेसिस पे होती है। इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर यही, जैसे मैं अभी आपको वापस लिख जाता हूं उसी एग्जांपल में जो अभी आपने सुना कि फैक्ट्री का रेंट, कारखाने का किराया। दिन भर में हमने कितने मार्कर बनाए? 1000 बनाए। किराया कितना है? 5000 रुपये। 5000 रुपये को 1000 से भाग दे दो, एक मार्कर के लिए जो किराया आएगा वो कितना आएगा? 5 रुपये आएगा। कितना आया? 5 रुपया। और दिन भर में अगर हमने 100 बनाए तो 100 से भाग करेंगे ना। बात समझिएगा, मतलब हम एवरेज निकाल रहे हैं, हम एक्चुअल नहीं बता सकते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं एक यूनिट पे? एक्चुअल कब होगा? इधर देखिए, जब वो वेरिएबल बनेगा। अब ये पर यूनिट कॉस्ट, अब देखिए इधर ये मार्कर है, मान लीजिए एक मार्कर को बनाने में 5 रुपए की प्लास्टिक लगती है। अगर 2 बनाएंगे तो क्या 5 ही रुपये में बन जाएगा? नहीं ना, 10 रुपये लगेगा। 3 बनाएंगे तो 15 लगेगा, 4 बनाएंगे तो 20 लगेगा। मतलब जब एक यूनिट पे ये जो लगने वाली कॉस्ट है वो डिसाइडेड होती है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट। और जो एक यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट डिसाइडेड नहीं होती है, एवरेज फॉर्म में निकाली जाती है। खर्चा होता है, इकट्ठा खर्चा होता है, और सभी बनाई गई इकाइयों से उसको डिवाइड करके हम निकालते हैं तो उसे कहते हैं पर यूनिट कौन सी कॉस्ट? एवरेज बेसिस। एवरेज बेसिस की कॉस्ट जो होती है वो इनडायरेक्ट बन जाती है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल बताता हूं, जल्दी से समझ में आ जाए तो। मान लीजिए आप जितने लोग हो सभी को एक ही प्रकार की साइकिल बनने के काम में इन्वॉल्व कर दिया गया। यानी साइज या शेप जो आप समझते हो या उसका जो भी स्पेसिफिकेशन है वो सेम है, नथिंग इज चेंज्ड, कुछ उसमें परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो अगर मान लीजिए उसमें कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा है और सपोज करिए कि उस साइकिल को बनाने के लिए लोहे का प्रयोग होता है, तो लोहा जो लगेगा आपका वो जितना एक में लगेगा उतना दूसरे में, उतना तीसरे में, उतना चौथे में, उतना पांचवें में, सभी में बराबर लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लीजिए 10 साइकिलें ही बनानी तो सभी में लगने वाला जो आयरन है वो इक्वली सभी में समान रूप से लगेगा। अगर मान लीजिए एक साइकिल में 10 किलो लोहा लगता है तो दूसरी में भी 10 किलो लगेगा। अगर 10 किलो लोहा 500 रुपये का आता है तो दूसरी में भी 500 रुपये का आएगा। यानी एक यूनिट पे 500 रुपये की कॉस्ट आ रही है, दैट इज डायरेक्ट। लेकिन उसी साइकिल बनने में साइकिल की चेन पे ग्रीसिंग करनी है, ऑयलिंग करनी है, ग्रीसिंग या ऑयलिंग करनी है। तो अब बताओ कि डिब्बे में हाथ डालना है और चेन पे लगाना है, क्या एग्जैक्ट एक साइकिल पे जितना लगेगा उतना ही दूसरे पे लगेगा? नहीं लगेगा। पूरा डिब्बा आपका सारी साइकिलों में खत्म हो जाए ये हो सकता है। तो
तो आप उतनी साइकिलों में भाग दे करके 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल लेंगे। 1 यूनिट की कॉस्ट तो आई, लेकिन कैसे आई? नॉट ऑन एक्चुअल बेसिस, इट इज ऑन एवरेज बेसिस, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नेचर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सम ऑफ दीज टू टाइप्स इज कॉल्ड प्योरली कॉल्ड कॉस्ट। ये हमारी लागत होती है। यानी लागत को जानने का एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था। अब मैं आपको इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज के लिए केवल इतना ही। आज के बाद दोबारा फिर से आपको बताता हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से फिर आगे कॉस्ट के बारे में हमें क्या समझना पड़ सकता है। ठीक है, थैंक यू।